बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम बात कर रहे हैं जी, चैप्टर है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के 7 केस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी तो वो सारे की सारी वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा के लास्ट टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ बिल, उसकी तरफ चलने से पहले हमने इस चैप्टर में जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं आज उन टर्म्स पे बात करते हैं, ताकि जब लफ्ज़ बोला जाए बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे ये बेशुमार हमने टर्म लिखी हैं, वन बाय वन सारी डिस्कस करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, उसमें कुछ 2-4 टर्में भी हमने पढ़ी थी, ये पहली वीडियो में मौजूद है। आज हम जो कुछ शार्ट टर्म यूज़ होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले है जी ड्रॉर। तो ड्रॉर हमारे पास है, ए पर्सन वू ड्रॉज द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉर। ड्रॉर होता है ऐसा शख्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करता है, उसको हम कहते हैं जी ड्रॉर। इसके बाद है दूसरी टर्म है हमारे पास ड्राई। द पर्सन टू हुम बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्राई, यानी कि जिस शख्स पर बिल जारी किया जाता है उसको हम कहते हैं ड्राई। उसके बाद तीसरी टर्म है हमारे पास पे। द पर्सन वू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड पे, कि वो शख्स जो मुकर्रर तारीख पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जो रकम है वो वसूल करता है, वो पे है। ज़्यादातर केसेस में जो अमूमन पे ड्रॉर ही पे भी होता है, यानी कि अमूमन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर होता है वही पे भी होता है। जबकि इससे पहले हम जो केस डिस्कस कर चुके हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा लिया जाता है, उसके बाद इंडोर्समेंट हो जाती है, उसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद तो अब इन जो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इंडोर्समेंट और बिल फॉर कलेक्शन, तो ऐसी सूरत में जो पे है वो डिस्काउंटिंग की सूरत में बैंक, इंडोर्समेंट की सूरत में जिसको बिल मुंतकिल किया गया है, और बिल फॉर कलेक्शन की सूरत में जो पे है वो बैंक होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ड्यू डेट ऑफ बिल। ए determinable future time for payment of bill is called due date of bill, यानी कि बिल की अदायगी के लिए मुस्तकबिल में मुकर्रर शुदा वक्त ड्यू डेट, मसलन अगर 1 मार्च को 3 महीने का बिल जारी किया जाता है तो ड्यू डेट जो है वो 4 जून होगी। अब 3 महीने का बिल है तो जाहिर सी बात है कि 1 जून को 3 महीने पूरे हो जाते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हम एक और टर्म पे भी बात करते हैं, वो है जी हमारे पास ग्रेस डेज। तो ग्रेस डेज होते हैं जी एन एक्स्ट्रा 3 days विच आर गिवन इन बिल ऑफ एक्सचेंज टू एक्सेप्टर आफ्टर एग्री टाइम फॉर पेमेंट और कॉल्ड ग्रेस डे, यानी कि जो इजाफी 3 दिन होते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर को अदायगी के लिए मुकर्रर करदा वक्त के बाद दिए जाते हैं, ग्रेस डेज कहलाते हैं। यानी कि अगर एक बिल मार्च 1 को जारी होता है तो अब उसकी जो ड्यू डेट है वो जून 1 बनती है। तो इस बिल की जो ड्यू डेट है वो 1 जून है। तो अब 1 जून को इस बिल की रकम
एक्सेप्टर ने अदा करनी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ग्रेस शामिल होते हैं, यानी कि एक्सेप्टर को 3 दिन मज़ीद दिए जाते हैं कि वो बिल की रकम अदा कर दे। तो इसलिए जो ड्यू डेट होती है वो 3 महीने तो 1 जून को पूरे हो जाते हैं। तो ग्रेस डेज शामिल करके जो ड्यू डेट होगी वो फिर होगी 4 जून। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास बिल रिसीवेबल। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द व्यू ऑफ इट्स ड्रॉर इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करने के वाले के लिहाज से बिल रिसीवेबल होता है, यानी कि एक ही बिल एक शख्स जारी करता है और दूसरा शख्स कबूल करता है। जो बंदा बिल जारी करता है उसके पास बिल एक्सेप्ट होकर वापस आता है, उसके लिए वही बिल रिसीवेबल होता है। जबकि जो बंदा यानी कि ड्रॉर के लिए जो ड्रॉर होता है उसके लिए वही बिल रिसीवेबल होता है। जबकि जो ड्राई होता है जो कि एक्सेप्टर होता है उसके लिए वही बिल पेएबल होता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द व्यू ऑफ इट्स एक्सेप्टर इज कॉल्ड बिल पेएबल, कि जो बिल को कबूल करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल पेएबल होता है। अब प्रोमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलता जुलता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। प्रोमिसरी नोट इज अ promise in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain person or to the bearer of the instrument a certain sum of money after certain period of time। यानी कि प्रोमिसरी नोट जो हमारे पास होता है तहरीरी सूरत में गैर मशरूत जिम्मेदारी यानी कि अदायगी का वादा है, जिसमें जारी करने वाला दस्तखत करता है कि वो एक ख़ास शख्स या इंस्ट्रूमेंट के हामिल एक ख़ास रकम ख़ास मुद्दत के बाद अदा कर देगा। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाने वाला होता है वो ड्रॉर होता है, जबकि यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट्स बनाने वाला होता है ये खुद कर्जदार होता है, यानी कि कर्जदार यहाँ पर बनाता है। इसके बाद हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज के केस हैं हमारे पास जी डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल होता है व्हेन होल्डर ऑफ द बिल सेल्स इट टू बैंक बिफोर ड्यू डेट टू फुलफिल हिज मनी नीड अगेंस्ट डिस्काउंट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जब बिल रखने वाला होल्डर यानी कि जो ड्रॉर होता है, ड्रॉर अपनी रकम की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुकर्रर तारीख से पहले डिस्काउंट के बदले यानी कि कम अमाउंट के बदले, आप अगर फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपये का बिल है तो जो ड्रॉर है वो उसको 980 रुपये यानी कि 980 रुपये में फ़रोख्त कर दे, 20 रुपये कम वसूल करे, लेकिन क्योंकि उसको रकम की ज़रूरत है लिहाजा वो उसको पहले भेज दे। क्योंकि जिस शख्स पर बिल जारी होता है यानी कि ड्राई होता है उसके लिए वो रकम, जैसे हम इससे ऊपर बात कर चुके हैं कि 3 महीने का बिल है, तो जब तक मुकर्रर तारीख आती है जो ड्रॉर होता है वो पैसे क्लेम नहीं कर सकता है। लिहाजा क्या करता है कि ड्रॉर अपनी फिर ज़रूरत पूरी करने के लिए उस बिल को बैंक में फ़रोख्त कर देता है और अपनी रकम की ज़रूरत पहले ही पूरी कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट केस हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग एंट्रीज, इन सभी केसेस के हम पढ़ चुके हैं जो कि पहले वीडियो लेक्चर मौजूद हैं। इंडोर्समेंट ऑफ बिल व्हेन अ बिल इज ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी और क्रेडिटर टू सेटल हिज डेट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ बिल। यानी कि जब बिल किसी तीसरी पार्टी या कर्ज ख्वाह को कर्जे की सेटलमेंट के एवज ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस वक्त हम कहते हैं जी कि एक केस हमारे पास है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज की
बैक साइड यानी कि पुष्ट पर किसी शख्स का नाम लिख देने से बिल ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो रकम की अदायगी के सिलसिले में किसी शख्स को बिल के इस तरह की ट्रांसफ़र इंडोर्समेंट कहलाती है। यानी कि अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स ने पैसे देने थे तो उसके पास बिल एक्सेप्ट शुदा मौजूद है, तो वो उसको नए बिल की एक्सेप्टेंस देने के बजाय जो पहले एक्सेप्ट शुदा मौजूद बिल उसके पास है वो बिल ही उसको मुंतकिल कर देगा। इसके बाद है मैच्योरिटी ऑफ अ बिल। When payment is made by acceptor and received by the payee on due date is called maturity of bill। यानी कि जो मुकर्रर तारीख होती है उस पर जो बिल कबूल करने वाला है वो अदायगी करता है, और जो पेई होता है यानी कि जिसने रकम वसूल करनी है वो रकम वसूल करता है, तो उसको कहते हैं कि मैच्योरिटी ऑफ बिल। अब जैसे इससे पहले हमने ऊपर मिसाल दी थी कि 4 जून को 3 महीने उस बिल के बनते हैं, तो जब 4 जून को जो एक्सेप्टर है वो बिल की रकम अदा करेगा और जो ड्रार है वो रकम वसूल करेगा, तो इसे कहते हैं मैच्योरिटी ऑफ अ बिल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है जी वो है रीन्यूअल ऑफ बिल। रीन्यूअल ऑफ बिल में हम पढ़ते हैं जी कि व्हेन अ ड्राई इज नॉट इन पोजीशन टू मीट द ओरिजिनल बिल एट मैच्योरिटी ही मे रिक्वेस्ट टू द ड्रॉर टू ड्रा अ न्यू बिल फॉर फर्दर पीरियड अगेंस्ट इंटरेस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ न्यू बिल इज कॉल्ड रीन्यूअल ऑफ बिल। यानी कि जब ड्राई यानी कि वो शख्स जिसने बिल कबूल किया होता है तो वो इस पोजीशन में नहीं होता, ड्राई इस पोजीशन में नहीं होता कि वो बिल की रकम अदा कर दे, तो लिहाजा वो क्या करता है, वो ड्रार से दरख्वास्त करता है कि उसे नया बिल जारी किया जाए, नए अरसे के बदले में नए सूद के बदले में नए अरसे के लिए बिल जारी किया जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज की अदायगी के वक्त जो इंटरेस्ट शामिल की जाती है उसके बदले में उसको मज़ीद मुद्दत के लिए बिल की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। अब इसमें मुख्तलिफ कंडीशनें भी होती हैं, यानी कि एक ये होती है कि इंटरेस्ट उसी वक्त अदा कर दी जाए, और फिर यह अकाउंटिंग एंट्रीज में हम तफसील से पढ़ चुके हैं, और दूसरी ये होती है कि कोई भी रकम अदा ना की जाए बल्कि इंटरेस्ट की रकम भी नए बिल में शामिल कर दी जाए, और उसके बाद तीसरे ये कंडीशन होती है कि कुछ रकम जारी कर दी जाए, ड्राई दे दे यानी कि अपनी तरफ से रिलीज़ कर दे और वो ड्रार को वसूल हो जाए, और बाकी जो बैलेंस है उसका बिल ऑफ एक्सचेंज नया बिल ऑफ एक्सचेंज जारी कर दिया जाए। तो ये हमारे पास आज हमने इसकी 13 जो टर्म्स हैं वो डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी टर्म्स हैं इस पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।